अवधारणा करियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पिछली दो कक्षाओं में हमने संज्ञा टॉपिक को पढ़ा, थ्योरी पढ़ी और आज की कक्षा में हम प्रश्न हल करेंगे संज्ञा टॉपिक के, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट किसी टॉपिक को पढ़ना होता है उतना ही इम्पोर्टेंट उस टॉपिक के सवाल करना होता है, क्योंकि एट द एंड आपके एग्जाम में उस टॉपिक से क्वेश्चंस ही पूछे जाने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाने हैं और यहां से हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस लाएंगे और जो कॉन्सेप्ट हमने पिछली दो कक्षाओं में सीखा है उसको अप्लाई करके उसको और अधिक क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपके समक्ष है सबसे पहला प्रश्न। 2 दिन की कक्षाएं उम्मीद है आपने अच्छे से ली होगी और उनको समझा होगा, उसी पर आधारित अपना ये क्वेश्चंस का सेशन है और इसमें हम अपन वही कंसेप्ट फिर से समझने वाले हैं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए और एग्जाम में आपका सवाल गलत नहीं हो। तो बताओ, 2 कक्षाएं अगर आपकी ली हुई है तो बताइए जमुना शब्द में कौन सी संज्ञा है। हालांकि यहां अपन फिर से चीजों को क्लियर करेंगे। जमुना शब्द में कौन सी संज्ञा है, यहाँ पे जमुना शब्द में कौन सी संज्ञा है बताओ। जमुना का अर्थ मैं बता देता हूं, जो हमारी यमुना नदी है ना, इसको हम जमुना भी कहते हैं। तो यमुना नदी से यहाँ अर्थ है, तो यमुना जो नदी है उसके बारे में बात हो रही है। यमुना नदी में कौन सी संज्ञा है बताइए। देखें, नदी शब्द होता है, नदी में कौन सी संज्ञा होती है और नदी का कोई नाम दे दिया जाए तो उसमें कौन सी संज्ञा होती है। इससे पहले आपको सीखना होगा कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को फिर 2 भागों में और बांटते हैं, जिसमें कौन सी आती है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा को हम समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार हमने संज्ञा के पढ़े थे। जमुना शब्द में कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है। तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई शब्द किसी समूह का बोध कराता है जिसमें कई सारी चीजें हो तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। उसी का एक प्रकार समूहवाचक संज्ञा भी होता है। और अगर कोई दुनिया में एक ही है, अगर कोई एक ही है, किसी का नाम है वो एक ही है, तो वहां पर आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। यानी किसी को अगर नाम से पुकारते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और कोई शब्द अगर समूह का बोध कराता है तो जातिवाचक संज्ञा है। अगर यहां पे लिखा होता कि नदी में कौन सी संज्ञा है, तो नदी में गंगा भी है, यमुना भी है और भी कई सारी नदियां हैं। तो नदी शब्द एक समूह का बोध कराती है, इसलिए नदी में जातिवाचक संज्ञा होगी। और अगर किसी नदी का नाम दे दिया जैसे गंगा नदी, तो गंगा दुनिया में एक ही है और जो एक ही होता है वहां कौन सी संज्ञा होती है, वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ऐसे ही जमुना नदी, यानी जमुना नदी एक ही है दुनिया में और जहां पे एक ही होता है कुछ, वहां पे कौन सी संज्ञा होती है, वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ऐसा शब्द जो दुनिया में एक ही होने का एहसास कराता है, जो एक ही है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। रेखांकित यानी रेखा से अंकित कौन सा है, हिमालय के नीचे अंडरलाइन की हुई है। तो हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा है, हिमालय शब्द में संज्ञा बतानी है। बताओ हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा होगी। फिर से वही कंसेप्ट अपनाना है जो हमने सीखा है कि समूह का बोध कराए। जिस शब्द में अनेक छिपे हुए हों वहां पे जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे नदी शब्द में गंगा, यमुना, है ना, सरस्वती, कई सारी नदियां छिपी है, तो वहां पर आपके उस शब्द में जातिवाचक संज्ञा होगी। और किसी नदी का नाम दे दिया जाए तो हमने क्या देखा था, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, यानी जो दुनिया में एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही अगर पर्वत शब्द दिया हुआ होता तो पर्वत शब्द में हिमालय, विंध्याचल, अरावली सारे पर्वत हैं, इसलिए पर्वत शब्द कौन सा होगा, समूह का बोध करा रहा है ना, जिसमें कई सारे पर्वत आ गए ना। तो पर्वत शब्द में तो जातिवाचक संज्ञा होती, पहाड़ शब्द में तो जातिवाचक संज्ञा होती, लेकिन किसी पर्वत का नाम दे दिया गया और जहां पर किसी पर्वत का नाम दे दिया जाता है, कोई नाम आ जाता है, वहां पर कौन सी संज्ञा होती है, वहां पर आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। एसएससी जीडी 20 फरवरी 2025 3rd शिफ्ट में आपके ये सवाल पूछा गया था। चलिए आगे हम देखते हैं। फिर से जो आपके पिछली परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं वही प्रश्न हम यहाँ पे हल कर रहे हैं, जिससे आपको आइडिया लगे, है ना, कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। इसके साथ साथ कुछ हमने अलग से भी प्रश्न जोड़े हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कोई कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। मोहन शब्द में कौन सी संज्ञा बतानी है आपको, बताओ।
फिर से वही बात, अगर किसी का नाम दे दिया जाए, नाम देने पर अगर किसी का स्पेसिफिक नाम दे दिया जाए, अगर यहाँ पे मानव होता तो मानव जाति का नाम होता तो जातिवाचक संज्ञा होती, लेकिन मानव में मोहन, सुरेश, अनिता, सुनीता ये नाम दे दिए ना, किसी व्यक्ति का नाम दे दिया ना, तो नाम देते ही उसमें कौन सी संज्ञा होगी भैया? उसमें भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। समझ में आ रहा है? समूह का बोध कराए जातिवाचक संज्ञा है, कोई नाम दे दिया जाए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प है। एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है, जहां पे पूछा गया है कि सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प है, इस रिक्त स्थान में ऐसा शब्द डालना है जो भाववाचक संज्ञा है। समझ में आ रहा है आपको प्रश्न क्या पूछने जा रहा है? रिक्त स्थान में ऐसा ऑप्शन डालना है जिसमें भाववाचक संज्ञा है। तो बताओ इनमें से किसमें भाववाचक संज्ञा है जो यहां पे आएगा? देखो, एक तो इस सेंटेंस को पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या रहने वाला है, लेकिन हम फिर भी सीखने का प्रयास करें कि भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है। तो सबसे पहले आपके समक्ष शब्द है दिन। बताओ दिन में कौन सी संज्ञा होती है? अरे भाई जातिवाचक संज्ञा होती है। अगर सोमवार, मंगलवार, बुधवार आता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। दिन यानी समूह का बोध। दिन में क्या होते हैं? सप्ताह में जैसे 7 दिन होते हैं, सोमवार भी होता है, मंगलवार भी होता है, बुधवार भी होता है, लेकिन दिन शब्द आ गया तो एक समूह सूचक शब्द आ गया, है ना। सोमवार शब्द आता तो कौन सी होती? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। दिन शब्द आ गया, समूह का बोध करा रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा होगी। तो इसमें दिन शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? इस दिन शब्द में आपके जातिवाचक संज्ञा होगी। अगला देखो, देखें अगला देखो भैया, घर शब्द है। बताओ घर शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? बताओ घर शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक होगी, जातिवाचक होगी या फिर भाववाचक होगी? बताओ देखें। घर आपका कोई अकेले का थोड़ी ना है, कितने सारे घर हैं यहाँ पे, घर ही घर है। और एक शब्द है जो समूह का बोध कराते हैं, जिसमें कई छिपे हुए होते हैं, वहां पे उस समूह का बोध कराने वाले शब्द में कौन सी संज्ञा होती है? समूह का बोध कराने वाले में जातिवाचक संज्ञा होती है, इसमें भी ये जातिवाचक संज्ञा हो जाती। अगर ये आ जाता रमेश का घर, तो बताओ कौन सी संज्ञा होती? रमेश का घर आते ही वो स्पेसिफिक हो गया कि रमेश का घर है ना। अपने सामने कोई रमेश है, उसका घर है, तो वहां पर वो दुनिया में एक ही वाला सीन आ गया, और वहां पर कौन सी संज्ञा हो जाती? वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। लेकिन घर शब्द में तो घर तो किसी का भी हो सकता है, ये शब्द एक समूह का बोध करा रहा है, समूह का बोध कराने के कारण इसमें भी जातिवाचक संज्ञा होगी। परिवार में क्या सी संज्ञा होगी? बताओ। परिवार भी भैया किसी का भी हो सकता है ना, तो परिवार भी किसी का भी हो सकता है, तो है ना, परिवार शब्द में भी आपके जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ये अगर आ जाता कि मयंक का परिवार, अनिल का परिवार, तब उस शब्द में आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। लेकिन अगर केवल परिवार शब्द आ रहा है तो परिवार किसी का भी हो सकता है, इस वजह से परिवार शब्द में आपके जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। इसमें जो एक शब्द हमने छोड़ा है बुढ़ापे, बुढ़ापे शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? बताओ देखें। बुढ़ापे शब्द में भाववाचक संज्ञा होगी। भाववाचक संज्ञा में हमने पढ़ा है कि ऐसे नाम जिनको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, यानी जो अंदर के भाव होते हैं, गुण होते हैं, अवस्थाएं होते हैं, उनमें भाववाचक संज्ञा होती है। तो क्या आप बुढ़ापे, देखो दिन देख सकते हो, आप घर देख सकते हो, परिवार देख सकते हो, बुढ़ापे को देख सकते हो क्या? आप कहोगे सर हाँ हम वृद्ध आदमी को देख सकते हैं। तो अरे भैया, वृद्ध आदमी को देख सकते हो, आप बुढ़ापे को नहीं देख सकते हो। बुढ़ापा अपने आप में एक भाव है, उसके अंदर जितनी भी अवस्थाएं होती है ना, उस अवस्था का मेजरमेंट है कि भाई उसके अंदर बुढ़ापा है। बुढ़ापा, बचपन, यौवन, जवानी, ये सब भाव है, इनको देखा नहीं जा सकता। इसी तरह से ये गुण है, भाव में भी ये कहा जाए तो ये एक तरह से अवस्था है, गुण है। और अगर हम बात करें प्रेम, सुख, दुख, अपनत्व, ये भाव है, इनको भी नहीं देखा जा सकता। ये जो ये जवानी, बुढ़ापा, यौवन, ये अवस्थाएं हैं, इनको भी नहीं देखा जा सकता। तो जिनको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, उनमें कौन सी संज्ञा होती है? उनमें आपके भाववाचक संज्ञा होती है। समझ में आया कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प चुनना है, तो यहाँ पे भाववाचक वाला कौन सा हो जाएगा? बुढ़ापे में इंसान एकदम बच्चा बन जाता है, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा तीसरे में है, तीसरा यहाँ पे उपयुक्त विकल्प हो जाएगा। और अगर आप इस उदाहरण को पढ़ेंगे तो भी आपके समझ में आ जाएगा कि यार बुढ़ापे में बच्चा बन जाता है, ये बैठ भी रहा है इसमें, है ना। तो बिना संज्ञा के ज्ञान के भी आप कॉमन सेंस से भी इस सवाल को कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए,
जीडी 8 फरवरी 2023 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ प्रश्न है। और इस प्रश्न में हमें पूछा है कि निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करे। यानी कि 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ही शब्द है जो संज्ञा होगा, है ना। क्या बोला? उचित संज्ञा शब्द से करे, है ना। और इस वाक्य में बैठता हुआ उचित भी होना चाहिए, यह भी सही है ना। तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न है वैसे देखा जाए तो। डॉक्टर रोगी का ही परीक्षण करता है, लेकिन हमें यह भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इन चारों में से संज्ञा शब्द कौन सा है। तो अगर हम संज्ञा शब्द देखें तो यहां पे आपको पता होना चाहिए, संज्ञा पे स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो ये अपने और आप क्या है? आपके सर्वनाम है। यह भी संज्ञा के स्थान पर काम आने, वह भी सर्वनाम है जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। नीरस आपका विशेषण है, वह तो नीरस जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। लेकिन रोगी क्या है बताओ? रोगी एक संज्ञा है ना। और कौन सी संज्ञा है? रोगी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि रोगी तो कोई भी हो सकता है, कोई एक आदमी रोगी थोड़ी ना होगा। तो रोगी एक से अधिक आदमी, कोई भी आदमी हो सकते हैं, समूह का बोध करा रहे। तो ये जातिवाचक संज्ञा है, ये संज्ञा शब्द है। और इसके नीचे जो शब्द है वो विशेषण और सर्वनाम है। तो हमें पूछा है कि उचित संज्ञा शब्द भरे, तो यहां पे फर्स्ट विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द है जो द्रव्यवाचक संज्ञा है? मैंने आपको संज्ञा टॉपिक पढ़ाया था और संज्ञा टॉपिक में आपको बताया था कि संज्ञा के मुख्य रूप से तो 3 प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार में कौन सी आती है? एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है, एक जातिवाचक संज्ञा आती है, और एक आपके भाववाचक संज्ञा आती है। जो आपके जातिवाचक संज्ञा होती है ना, इसको फिर 2 भागों में और बांटा है। एक उसमें है द्रव्यवाचक और इसमें एक दूसरा है समुदाय या समूहवाचक। ये आपके संज्ञा के प्रकार हमने पढ़े हैं। तो यहां पे आपको पूछा है द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है। और द्रव्यवाचक संज्ञा में हमने पढ़ा है, द्रव्यवाचक संज्ञा में हमने क्या पढ़ा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा वे होते हैं जो पदार्थ की अवस्था बताती है, पदार्थ की अवस्था बताती है। और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है हमने ये भी पढ़ा है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, एक आपके ठोस होता है, एक आपके द्रव्य होता है, एक आपके गैस होता है। तो यहां ध्यान देने योग्य क्या बात है? यहां ध्यान देने योग्य क्या बात है कि है ना, ये जो द्रव्य शब्द है ना, ये शब्द पदार्थ का ही पर्यायवाची है। पदार्थ को ही द्रव्य कहते हैं। एक तो होता है द्रव्य, एक होता है द्रव्य। द्रव्य किसको कहते हैं? तरल को कहते हैं, लिक्विड को कहते हैं। तो यहां पे द्रव्य मतलब पदार्थ। पदार्थ 3 रूप में हो सकते हैं, एक तो भाई सॉलिड हो सकता है, एक लिक्विड हो सकता है, या एक गैस फॉर्म में हो सकता है। यहां पर हमें बात की है कि द्रव्य यानी पदार्थ होता है जिसकी 3 अवस्था होती है। इन 3 अवस्थाओं में से किसी की बात कर रहा है ना, तो वहां पे द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। ठोस में क्या होता है? ठोस में वे चीजें होती है जो ठोस रूप में मापी जा सकती है। एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पे, जो पदार्थ की अवस्थाएं दिखाएं और जिन्हें मापा तोला जा सके, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहेंगे। तो यहाँ पे ठोस में क्या होता है? ठोस में लोहा ठोस होता है, लकड़ी ठोस होती है ना। और भी कोई पदार्थ होते हैं, कोई वस्तुएं होती है जो ठोस होते हैं। आपके लोहा हो गया, तांबा हो गया, आपके धातुएं हो गई, ऐसी जो ठोस अवस्था में होती है ना। इसके साथ साथ में कोयला ठोस होता है या तरल होता है? कोयला भी तो ठोस होता है, और कोयले को भी तो हम मापते हैं किलो वगैरह में, है ना। तो जिनको मापा जा सकता है, ठोस, द्रव या गैस, तीनों अवस्था में से कोई हो, तो उसमें आपके द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि दूध हो गया, पानी हो गया, बताओ क्या होंगे? लिक्विड होंगे ना। लिक्विड मतलब इस द्रव में आ गई ना, तो यहां पे इनको भी अपन को मापा या तोलते हैं ना, लीटर में तोलते हैं जैसे। तो द्रव हो, ठोस हो, गैस हो, पदार्थ की अवस्था हो, और जिसको मापा तोला जा सके, उनमें द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। यहाँ पे साहस सूरज विद्यार्थी को हम माप तोल नहीं सकते, नहीं, कोई पदार्थ की अवस्था ही है। पदार्थ की अवस्था क्या है? कोयला है, इसे मापा जा सकता है। तो ये किस में आ जाएगा? आपके, ये आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। समझते हुए जाना आपको सारे सवालों को। यहां से हम फिर से रिवाइज भी कर रहे हैं और हमारे कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर रहे हैं। अगला सवाल आपके पास है, तालाब में कमल का फूल खिला है, रेखांकित शब्द संज्ञा का प्रकार है। रेखांकित क्या है भाई? यहाँ पे अंडरलाइन कहां की हुई है? कमल के की हुई है ना। तो कमल में पूछा है संज्ञा कौन सी है, तो बताओ कमल शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? बताओ भाई, कमल शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक होगी, व्यक्तिवाचक होगी, या भाववाचक होगी? कौन सी संज्ञा होगी कमल शब्द में?
भैया जहां भी किसी समूह की बात हो, अगर यहाँ पे फूल शब्द आता है तो फूल में कमल का फूल भी होता है, गुलाब का फूल भी होता है, और भी कई तरह के फूल होते हैं। जहां समूह की बात हो, फूल शब्द आता तो वहां जातिवाचक संज्ञा होती। और किसी फूल का नाम दे दिया कि कमल का नाम दे दिया, तो जहां पे नाम दे दिया जाता है वहां कौन सी संज्ञा होती है? बताया ना हमने, शुरू में हल किए हैं उदाहरण, वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जहां पे नाम दे दिया जाए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समूह का बोध ग्रह जिसमें और कई चीजें आ जाती हैं तो समूह वाले शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है? बताओ किस किस शब्द में समूह का बोध होगा? भारत शब्द है तो कौन सी संज्ञा होगी? भारत शब्द में कौन सी संज्ञा होगी बताओ? भारत में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है ना। देश शब्द होता तो जातिवाचक होती है ना। रामायण कौन सा? अब ग्रंथ शब्द होता तो जातिवाचक होती, लेकिन ग्रंथ में भी नाम दे दिया रामायण, तो रामायण में भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। मानव कहा जाता तो जातिवाचक संज्ञा होती, लेकिन मानव में भी नाम दे दिया मोहन, तो मोहन में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। पहले ऑप्शन में तो तीनों में कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। पूछा क्या है? जातिवाचक संज्ञा पूछी है। दूसरे में आप देखिए, पुस्तक, पहाड़, नदी, है ना। तो पुस्तक में कौन सी संज्ञा है बताओ? पुस्तक तो कई होती है, सबके पास में पुस्तक होती है ना। तो समूह का बोध कराने वाला शब्द है, इसलिए पुस्तक शब्द में आपके जातिवाचक संज्ञा होगी। पहाड़ में भी वही बात होगी, पहाड़ में विंध्याचल भी है, अरावली भी है, कई तरह के पहाड़ है दुनिया में, है ना। तो पहाड़ शब्द भी समूह का बोध करा रहा है, जातिवाचक संज्ञा होगी। नदी शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? नदी में भी गंगा, यमुना, सरस्वती, कई नदियां हैं, तो नदी शब्द में भी आपके जातिवाचक संज्ञा होगी। पूछा क्या है कि किस शब्द में सभी, किस विकल्प में सभी शब्दों में जातिवाचक संज्ञा है, तो आपकी सेकंड आपका राइट आंसर होगा। आगे के उदाहरण में बताओ भाई कौन कौन सी संज्ञा होगी? जयपुर में कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक होगी। लड़की में जातिवाचक होगी। बुढ़ापा में भाववाचक होगी। गंगा क्या है बताओ? नदी होता तो जातिवाचक, गंगा में नाम दे दिया तो व्यक्तिवाचक होगी। हिमालय में व्यक्तिवाचक होगी। और मनुष्य एक पूरी जाति का बोध करा रहे, मनुष्य में हम सभी आ जाते हैं, तो मनुष्य में जातिवाचक संज्ञा होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इस वाक्य में गांधी शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? बताओ, थोड़ा सा हार्ड प्रश्न है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, गांधी शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? बताओ। अरे भैया, केवल गांधी आता ना, केवल गांधी शब्द लिखा होता तो गांधी एक क्या है? जाति है ना, एक गांधी, है ना। केवल गांधी शब्द लिखा होता तो ये एक जाति है ना। लेकिन यहां पे गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इस वाक्य में गांधी से मतलब किसका है? यहां पर गांधी से मतलब हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी से है। तो यहां पे मोहनदास करमचंद गांधी कौन थे? एक व्यक्ति थे ना। तो एक व्यक्ति की बात हो रही है, और एक व्यक्ति की बात होने के कारण यहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। समझ में आया आपके, है ना। तो यहां पे इस वाक्य में देखिए, उस वाक्य में सेंस समझना कि वो वाक्य में वो शब्द जाति के तौर पे आ रहा है या व्यक्ति के तौर पर आ रहा है। व्यक्ति के तौर पर आने के कारण इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगला सवाल है, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, वाक्य में सेना में संज्ञा है, बताओ सेना में कौन सी संज्ञा होगी? हमने संज्ञा के प्रकार पढ़े थे, और उनमें हमने देखा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा में हमने पढ़ा था जो एक समूह का बोध कराते हैं, जिसमें एक जगह पे या फिर एक समूह में बैठे हुए रहते हैं लोग, या फिर पशु पक्षी, या फिर निर्जीव वस्तुएं। एक समूह का बोध कराने वाले शब्द में कौन सी संज्ञा होती है? समुदायवाचक संज्ञा होती है ना। इस ऑप्शन में जातिवाचक भी आ गया, समुदायवाचक भी आ गया, दोनों संज्ञा ही हो गई, लेकिन जातिवाचक का प्रकार समुदायवाचक है, और समुदायवाचक आने पर इस शब्द में समुदायवाचक संज्ञा हमें करके आनी है। जातिवाचक भी कह सकते हैं हम, लेकिन समुदायवाचक संज्ञा ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि ये इसके प्रकार में भी सटीक बैठता है। जहां पे सेना हो गया आपका, भीड़ हो गई, दल हो गया, ऐसे शब्द जो एक समूह का बोध करा रहे हैं एक जगह के, तो वहां पे आपके समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा मानी जाती है ना। तो दोनों विकल्प आने पे आपको समुदायवाचक या समूहवाचक वाला सही करना है। अगर समुदायवाचक समूहवाचक विकल्प में नहीं होता, ऑप्शन में नहीं होता, तो आप जातिवाचक संज्ञा इसमें कर सकते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्दों के आधार पर संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। एसएससी जीडी 2025 में आया हुआ सवाल है। तो यहां पे पूछा है कि जो अंडरलाइन की हुई है ना, जहां पे रेखांकित है, उनमें से अशुद्ध वाक्य संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध है। तो आपको सीधा से यह पहचान है
कि जो रेखांकित पद है, रेखांकित शब्द है, उनमें से कौन सा शब्द है जो संज्ञा नहीं है ना। तो सबसे पहले अगर आप विनम्रता की बात करेंगे तो विनम्रता में आपको पता है मन का भाव है, और भाव होने के कारण ये भाववाचक संज्ञा। अहंकार मन का भाव है, भाव होने के कारण ये भाववाचक संज्ञा है। शाबाशी एक भाव है, इस कारण ये भाववाचक संज्ञा है। लेकिन समा तो बहुत ही भोली है, यहाँ पे समा की विशेषता बताई जा रही है भोली शब्द से, और समा एक संज्ञा है। लेकिन रेखांकित पद में पूछा है, रेखांकित भोली के नीचे अंडरलाइन है ना, और ये समा की विशेषता बता रही है। और जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं। तो ये शब्द है, इस शब्द में विशेषण है, बाकी तीनों शब्द में, रेखांकित शब्दों में संज्ञा है। इस कारण यह अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। हमें पूछा है संज्ञा की दृष्टि से, तो भोली शब्द में यहां पर आपके संज्ञा नहीं होके विशेषण होगा। अगला सवाल देखते हैं। दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्दों के आधार पर संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य। फिर से वही प्रश्न आ गया, अंडरलाइन जो की हुई है, रेखांकन जो किया हुआ है, उसमें हमें देखना है कि किस शब्द में संज्ञा नहीं है। तो चतुराई में आपको पता है, चतुराई एक भाव है ना, जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है कि वो चतुर है, तो उसका चतुराई एक भाव हो गया। तो चतुराई में भाववाचक संज्ञा। मित्रता भी एक भाव है जिसमें भाववाचक संज्ञा है। ऐसे ही मित्र, एक मित्र में बताओ कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक होगी, जातिवाचक होगी, भाववाचक होगी? अरे भाई, मित्र का मतलब होता है दोस्त, और दोस्त कहीं भी कोई भी हो सकते हैं। तो मित्र शब्द में एक समूह है, और समूह होने के कारण जातिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन अपना एक सर्वनाम है, तीनों में संज्ञा है, इसमें सर्वनाम है, तो यहां पे संज्ञा जिसमें नहीं है वो कौन सा विकल्प हो जाएगा? इस रेखांकित शब्द में संज्ञा नहीं होने के कारण यह संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध हो जाएगा। ये कुछ सवाल हमने संज्ञा टॉपिक से किए हैं। उम्मीद है आपको यहां से और भी कई चीजें समझ में आई होगी, आपका कॉन्सेप्ट और भी सही तरीके से क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ में हमने संज्ञा टॉपिक को 3 क्लासेज में कवर किया है। पिछली 2 कक्षाओं में हमने संज्ञा का थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था, आज हमने इसके क्वेश्चंस किए हैं। आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए प्रश्नों का भी हमने इसमें समावेश किया है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम सर्वनाम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।